और हेवन मेंडिंग पीक में केवल एक बुजुर्ग था, हिमांश। हिमांश चुपचाप हेवन मेंडिंग पीक की रखवाली कर रहा था, इसलिए हिमांश को पता था कि उसे एक मिसाल कायम करनी होगी। उसने खुद से कहा कि वो हेवन मेंडिंग पीक शिष्यों के लिए समर्थन का स्तंभ थी। वो गिर नहीं सकती थी। देर रात तक भी हिमांश बिस्तर पर कमजोर होकर लेटे रहते थे और खुद से पूछते थे कि वो इतने सालों तक क्यों डटी रहीं। उसने ब्लू क्लाउड संप्रदाय क्यों नहीं छोड़ा? स्वर्ग वरम्मट शिखर छोड़ दो। अपनी साधना से वो बहुत ही गरिमापूर्ण जीवन जी सकता था। लेकिन हर बार जब ऐसा होता था, हिमांश को कुछ दशक पहले याद आता था, जब वो अभी भी एक छोटी लड़की थी और कड़ाके की ठंड में लगभग ठिठुर गई थी। ये पुराना पीक मास्टर था जिसने उस पर दया की और उसे हेवन मेंडिंग पीक पर ले आया। हिमांश का टैलेंट अच्छा नहीं था और वो साधना छोड़ना चाहती थीं। ये अद्वैत ही थे जिन्होंने उन्हें बचपन में प्रोत्साहित किया था। पुराने पीक मास्टर की खातिर, जूनियर भाई देवांश नाथ की खातिर उन्हें स्वर्ग देवांश शिखर की रक्षा भी करनी थी। जब हिमांश अपने कमरे से बाहर निकलकर हेवन देवांश चोटी के मुख्य हॉल में पहुंची तो रुद्रसेन और अन्य लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग, हिमांश को आते देख रुद्रसेन और बाकी लोगों ने हड़बड़ी में सलाम किया। हिमांश ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना विनम्र मत बनो। हम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सेंट्रल प्लाजा जाएंगे। हर किसी को बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जरूरत है। प्रतियोगिता आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए है। अगर हम हार भी जाते हैं तो भी हम अपने अनुभवों से सीखेंगे और खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। अगली बार परिणामों को दिल पर ना लें। हाँ, रुद्रसेन और अन्य लोगों ने जवाब दिया। हिमांश ने सिर हिलाया। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन और अन्य 8 शिष्य हिमांश के पीछे पीछे सेंट्रल प्लाजा तक पहुंचे। केंद्रीय प्लाजा पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित था। ये एक विशाल प्लाजा था जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। जब रुद्रसेन और अन्य लोग पहुंचे तो प्लाजा पहले से ही विभिन्न चोटियों के शिष्यों, परिचारकों और यहां तक कि बुजुर्गों से भरा हुआ था। स्वर्ग देवांश चोटी के लोग यहां हैं, उन्होंने कहा। हेवन देवांश चोटी पर इस साल केवल 9 शिष्य हैं। पिछले साल कम से कम 20 थे। नए शिष्य सभी भाग गए। मैंने सुना है कि केवल 10 लोग बचे थे, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। एक और भाग गया, इसलिए केवल 9 बचे हैं। टिस्क टिस्क, भले ही 9 लोग हों, वे केवल एक दौर में जीवित रह पाएंगे। स्वर्ग देवांश शिखर अब केवल नाम के लिए मौजूद है। मैंने सुना है कि स्वर्ग के शिखर देवांश शिखर एकांत से बाहर आए और चले गए। मुझे आश्चर्य है कि वो क्या कर रहे हैं। वो इतने सालों से घायल है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है कि उसका समय समाप्त हो गया है? क्या यही कारण है कि वो मरने की जगह की तलाश कर रहा है? बकवास मत करो। हम सिर्फ शिष्य हैं। हमें संप्रदाय के उच्च अधिकारियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम सही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्वैत कितना भी कमजोर हो, वो अभी भी 12 चोटियों में से एक का शिखर मास्टर है। कई लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। रुद्रसेन को बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। भले ही ये अराजक था, लेकिन वो कुछ उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण आवाजें भी सुन सकता था। क्या त्रासदी है। अतीत में जब स्वर्ग देवांश शिखर मजबूत था तो कई लोगों ने इसमें शामिल होने की कोशिश की थी। अब स्वर्ग देवांश शिखर गिर गया था, लेकिन अन्य शिष्य भी अभी भी उन्हें नीचे देख रहे थे। देखो, पंचतत्व की चोटी यहाँ है। जल्लाद चोटी भी यहाँ है। अन्य चोटियों से नए शिष्य भी अपने अपने शिखरों के नेतृत्व में एक के बाद एक पहुंचे, जिससे आश्चर्य के कई विस्मयादि बोधक हुए। हर कोई अन्य चोटियों की प्रतिभाओं के बारे में बात कर रहा था। जब 12 चोटियों के सभी शिष्य पहुंचे तो 10 से अधिक बुजुर्ग उड़कर केंद्रीय क्षेत्र में उतरे। वे संप्रदाय के उच्च अधिकारी थे। महान बुजुर्ग ऋषिदेव प्रतियोगिता के प्रभारी थे। प्रतियोगिता के प्रथम स्थान के विजेता को एक उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन, एक उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट हथियार और एक प्राचीन मंत्र मिलेगा। साथ ही विजेता को 1 लाख निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन और सभी प्रकार की औषधीय गोलियां मिलेंगी, जिनमें उपचार की गोलियां, खेती की गोलियां और 16 अन्य प्रकार की औषधीय गोलियां शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार की गोली के 2000 गोलियां पुरस्कार में दी जाएंगी। महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने सबसे पहले प्रतियोगिता के प्रथम स्थान विजेता के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। कई लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। शिखर के लिए स्पिरिट हथियार, मंत्र और पुरस्कार पिछले वर्षों की तरह ही थे। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। मुख्य बात यह थी कि इस वर्ष प्रथम स्थान पाने वाले को वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया गया था। ये बहुत कीमती था, क्योंकि एक स्पिरिट माइन कुछ ही उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन पैदा कर सकती है। कभी कभी एक स्पिरिट माइन एक भी उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन नहीं पैदा कर सकती थी। आम लोग उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन। रुद्रसेन भी बहुत हैरान था। उसके पास कई उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन उसने कभी उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन नहीं देखा था।
एक उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट स्टोन की अनमोलता अकल्पनीय थी। यदि कोई खेती करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन का उपयोग करता है तो उसकी खेती तुरंत आसमान छू जाएगी। ये संप्रदाय वास्तव में बहुत प्रयास कर रहा था। फिर महान बुजुर्ग ऋषिदेव ने टॉप 10 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। बेशक ये पहले स्थान की तुलना में बहुत खराब था। उन्होंने प्रतियोगिता के कुछ नियमों का भी जिक्र किया। फिर प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले दौर पहला मैच सुप्रीम पीक के फनिंदर बनाम हेवन देवांश पीक के सोहनलाल। प्रभारी महान बुजुर्ग ने कहा, हुश। फनिंदर ने कूदकर अखाड़े में छलांग लगाई। फनिंदर करीब 20 साल का था। वो पतला और बहुत सुंदर था। उसकी खेती मार्शल वर्ग के चौथे आकाश में थी। जब उन्होंने महान बुजुर्ग ऋषिदेव को अपना नाम घोषित करते सुना तो सोहनलाल का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने अपने दांत पीस लिए और अखाड़े में चला गया। हेवन देवांश पीक के 9 शिष्यों में सोहनलाल सबसे ज्यादा खेती करता था। फनिंदर की तरह वो भी मार्शल वर्ग के चौथे आकाश में था। वो हेवन देवांश पीक शिष्य भी था जिसके बारे में हिमांश ने सोचा था कि उसके दूसरे दौर में आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। इस समय जब उसने सोहनलाल को अखाड़े में उतरते देखा तो उसे उम्मीद थी कि सोहनलाल कोई चमत्कार कर सुप्रीम पीक के फनिंदर को हरा सकता है। उसे उम्मीद थी कि वो दूसरे दौर में आगे बढ़ सकता है और हेवन देवांश पीक के लिए कुछ मुंह हासिल कर सकता है। एल्डर हिमांश ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची। ये स्पष्ट था कि वो इस समय बहुत घबराई हुई थीं। शुरू। ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव चिल्लाए, हुश। फनिंदर और सोहनलाल दोनों चले गए। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। फणिंदर ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे मुट्ठी में बांध लिया और सोहनलाल को मुक्का मारा। सोहनलाल ने फणिंदर को भी मुक्का मारा। जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराने वाली थीं, फणिंदर अचानक बाईं ओर चला गया। फणिंदर का पिछला हमला सिर्फ एक दिखावा था, खतरा, खतरा, खतरा। बबलू बनर्जी के हावभाव थोड़े बदल गए। तभी फणिंदर सोहनलाल के पीछे पीछे आ गया। सोहनलाल के हावभाव काफी बदल गए और उन्होंने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फणिंदर की हथेली सोहनलाल की पीठ पर गिरी और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। एक गड़गड़ाहट हुई। सोहनलाल जमीन पर गिर पड़ा। अब लड़ने में सक्षम नहीं था। वे एक ही साधना स्तर पर हैं, लेकिन अंतर इतना बड़ा कैसे है? हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्य अभी भी पहले की तरह बेकार हैं। कई शिष्यों ने अपने होठों को कर्ल कर लिया। सोहनलाल के पास युद्ध का बहुत कम अनुभव है। रुद्रसेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये सिर्फ युद्ध का अनुभव नहीं था। रुद्रसेन को लगा कि सोहनलाल की आभा भी बहुत कमजोर है। पराजित। एल्डर हिमांश, जो मूल रूप से थोड़ा तनावग्रस्त था, ने आह भरी और उसका शरीर लंगड़ा हो गया। उसे उम्मीद थी कि सोहनलाल इससे आगे निकल जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से हार जाएगा। ये घातक रूप से पीला था। शायद ये हेवन रिपेयरिंग पीक का भाग्य है। एल्डर हिमांश ने मन ही अंदर आह भरी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। फणिंदर ने अपनी मुट्ठी बांध ली और अखाड़े से नीचे कूद गया। सोहनलाल निराश होकर नीचे चला गया। वो वास्तव में जीतना चाहता था, लेकिन सोहनलाल को नहीं पता था कि क्यों। लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद उसका दिमाग खाली हो गया और उसका शरीर अकड़ गया। क्या वो हंसी का पात्र बन गया था? वो नहीं जानता था कि उसके साथी शिष्य उस पर हंसेंगे या नहीं। वो एक ही साधना स्तर पर थे, लेकिन वो 2 चालों में हार गया। उनके साथी शिष्य भी उस पर हंसेंगे, है ना? सोहनलाल को अचानक एहसास हुआ कि कोई उन्हें गले लगा रहा है। उसने ऊपर देखा और देखा कि यह रुद्रसेन था। वो रुद्रसेन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सुना था कि रुद्रसेन ने युवराज कुमार के लिए खड़े होकर 5 एलिमेंट्स पीक के शिष्यों से भिड़ गए थे। रुद्रसेन को सोहनलाल के बारे में अच्छा आभास था। हिम्मत मत हारो। पावर हाउस बनने का रास्ता बहुत कठिन होना तय था। हमें जो करने की जरूरत है वो ये कि कभी हार न माने। अगर हम खुद को छोड़ देते हैं तो हमारी परवाह कौन करेगा? सोहनलाल दंग रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सांत्वना देगा। रुद्रसेन के युवा लेकिन दृढ़ निश्चयी चेहरे को देखकर सोहनलाल ने अपने मुट्ठियां भींच लीं। ये सही है, मैं हार नहीं सकता। मैं खुद को नीची नज़र से नहीं देख सकता। अगर मैं खुद को हे दृष्टि से देखूं तो मेरी ओर कौन देखेगा? सोहनलाल की आंखें दृढ़ हो गईं। प्रतियोगिता जारी रही। एक एक करके शिष्यों के नाम पुकारे गए और वो लड़ने के लिए अखाड़े में चले गए। कीमिया पीक और स्पिरिचुअल अरे पीक काफ़ी खास थे। उन्होंने हर बार बहुत कम शिष्यों की भर्ती की और उन्होंने अपने शिष्यों के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये मुख्य रूप से अन्य 10 पर्वत चोटियों के शिष्यों के बीच लड़ाई थी। स्वर्ग देवांश शिखर के शिष्य एक एक करके मंच पर चढ़ते गए, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक रहे। एक एक करके स्वर्ग देवांश शिखर के शिष्यों की हार होती गई। युवराज कुमार की बारी आने पर युवराज कुमार की परफॉर्मेंस ने रुद्रसेन को हैरान कर दिया। हालांकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक मैच नहीं थे, लेकिन युवराज कुमार ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। वो अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए बार बार दौड़ा। अंत में वो थक गया और हार गया।
यहाँ तक कि स्वर्ग देवांश शिखर के शिष्य भी काफी आश्चर्यचकित थे। क्या ये कायर युवराज कुमार था? बड़ा भाई युवराज कुमार नीचे चले गए और रुद्रसेन को अफसोस से देखा। आपने बहुत अच्छा किया, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर बाद स्वर्ग देवांश शिखर के दूसरे मार्शल किंग सलानी भी मंच पर चढ़ गईं। हालांकि 1 दर्जन राउंड के बाद वो हार गईं। हमारा हमारा बू। स्वर्ग देवांश चोटी, ऐसा लगता है स्थिति अच्छी नहीं है, बबलू बनर्जी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। क्योंकि आकाश सुधारक पर्वत से बहुत से लोग नहीं थे, इसलिए केवल 1/3 समय बीता था। आकाश सुधारक पर्वत के 9 शिष्यों में से 7 पहले ही भाग ले चुके थे, लेकिन वे सभी असफल रहे। केवल रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ही बचे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि रुद्रसेन और बबलू बनर्जी भी आशावादी नहीं थे। रुद्रसेन ने देखा कि एल्डर हिमांश की आभा कुछ हद तक निराश थी और उन्होंने अपने दिल में आह भरी। रुद्रसेन एल्डर हिमांश की प्रशंसा करते हैं। इतने सालों तक जब पीक मास्टर घायल हो गए थे, एल्डर हिमांश अकेली ऐसी व्यक्ति थीं जिन्होंने उनका कड़वित्ता से समर्थन किया था। वो जा सकती थीं, उसे इतना उपहास और अपमान नहीं सहना पड़ा होगा, लेकिन वो दृढ़ थीं। इन सभी सालों में एल्डर हिमांश के लिए कठिन समय रहा होगा। पीक के नज़ीर वर्सेस हेवन देवांश पीक के रुद्रसेन का सिर काटना। इस समय महान वृद्ध ऋषिदेव की आवाज़ सुनाई दी। नए शिष्य द्वंद्व समाप्त हो गया था। एक पतला और बेहद खूबसूरत शिष्य सिर काटने की चोटी की तरफ से उड़ गया। ये शख्स पीक के नज़ीर का सिर काटना था। नज़ीर की मार्शल स्पिरिट एक रॉक जायंट मार्शल स्पिरिट थी। इस तरह की मार्शल स्पिरिट ने नज़ीर के शरीर को एक आम व्यक्ति की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया। उनकी शक्ति और गति उनके साथियों के बीच उत्कृष्ट कही जा सकती थी। वो एक शिष्य भी था जिसके बारे में सिर काटने की चोटी बहुत सोचती थी। जब उन्होंने रुद्रसेन को मंच पर आते देखा तो नज़ीर के चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाई दिया। उनकी राय में वो स्वर्ग देवांश शिखर के एक शिष्य को आसानी से कुचल सकता था। वो छोटा बच्चा पहले दौर में नज़ीर से मिला था, उसकी किस्मत खराब नहीं है। अगर वो 5 एलिमेंट्स पीक के किसी शिष्य से मिलता है तो हम उसे सबक सिखाएंगे, पंच तत्वों के एक शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। निर्मल को भी अफसोस लग रहा था कि वो वास्तव में रुद्रसेन से मिलना चाहता था और उसे सबक सिखाना चाहता था। वो रुद्रसेन को अपमानित करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा। नज़ीर में एक रॉक जायंट मार्शल स्पिरिट है। भले ही वो केवल पहली आकाशीय परत पर है, उसका भौतिक शरीर एक शिखर मार्शल किंग के बराबर है। इसके अतिरिक्त उसकी गति बेहद भयानक है। स्वर्ग देवांश शिखर से वो छोटा बच्चा केवल 9वीं आकाशीय परत पर है। वो शायद नज़ीर के एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएगा। वास्तव में उन दोनों के बीच एक बड़ी असमानता है। कई लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वरिष्ठ भाई सेन खतरे में है। युवराज कुमार और अन्य सभी आह भरने के सिवा कुछ नहीं कर सके। स्वर्ग देवांश शिखर में भी वातावरण निराशा से भर गया। हिमांश ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो रुद्रसेन को एक ही आक्रमण में नज़ीर से पराजित होते नहीं देखना चाहती थीं। छोटे बव्वा, मुझे तुम्हें बिराने के लिए केवल एक आक्रमण की जरूरत है, नज़ीर ने रुद्रसेन की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्ण कहा। सड़सड़ है। सभी ने देखा कि नज़ीर के हिलते ही। मूल रूप से नज़ीर और रुद्रसेन 20 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन नज़ीर बहुत तेज था। वो रुद्रसेन के सामने पहुंचा और रुद्रसेन पर मुक्का मारा। स्वर्ग देवांश शिखर के वो छोटे बच्चे की बर्बादी तय है। कई लोग हैरान रह गए। नज़ीर का मुक्का रुद्रसेन को लगने वाला था, लेकिन उसी समय सभी ने देखा कि रुद्रसेन थोड़ी बाईं ओर खिसक गया था। फिर नज़ीर का मुक्का रुद्रसेन के शरीर को छू गया। इसने रुद्रसेन को बिल्कुल नहीं छुआ। बैंग! इसके बाद रुद्रसेन ने नज़ीर के पेट पर मुक्का मारा। आह! नज़ीर ने एक भयानक चीख डाली। उसने अपना पेट पकड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द के कारण उसका शरीर झींगे की तरह मुड़ गया। उसका पूरा शरीर जोर जोर से फड़क रहा था। एक झटके में भीड़ बिल्कुल खामोश हो गई। एल्डर हिमांश ने आसपास के शिष्यों की चर्चाओं को सुनते हुए अपना सिर नीचे रखा। उसने मन ही अंदर आह भरी, ये जानते हुए कि रुद्रसेन का नज़ीर से कोई मुकाबला नहीं है। आज एल्डर हिमांश ने पहले ही देवांशनाथ शिखर के कई शिष्यों को करारी हार का सामना करते देखा था। उसका प्रतीत होने वाला मजबूत बाहरी हिस्सा पहले से ही निशानों से भरा हुआ था। वो वास्तव में रुद्रसेन को इतनी करारी हार का सामना नहीं देखना चाहती थीं। लेकिन उसी समय एल्डर हिमांश को अचानक एहसास हुआ कि मूल रूप से शोरगुल वाला वर्ग बिल्कुल चुप हो गया था। क्या रुद्रसेन हार गया था? एल्डर हिमांश दुखी होकर सोचने लगे। जब उन्होंने मंच की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो एल्डर हिमांश की आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्रसेन फीकी मुस्कान के साथ मंच पर खड़े थे, जबकि मजबूत नज़ीर जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर हिंसक रूप से हिल रहा था। यह स्पष्ट था कि उसके पास अब लड़ने की शक्ति नहीं थी। क्या हुआ था?
उन्होंने क्या याद किया था? अरे, क्या उस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी नहीं है? हाँ, वो बच्चा अभी अभी मूर्खतापूर्ण तरीके से डर गया था, है ना? वो नज़ीर के हमले से बचते हुए लड़खड़ाया। वो वास्तव में इतना भाग्यशाली था कि उसने इसे चकमा दे दिया और फिर उसका मुक्का नज़ीर के शरीर पर गिरा। क्या नज़ीर बहुत बदकिस्मत नहीं है? बहुत जल्दी चर्चा की आवाज़ जिसने आकाश को हिला दिया, किने। किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि रुद्रसेन ने अपनी शक्ति से नज़ीर को हराया था। उन सभी ने माना कि रुद्रसेन अभी अभी भाग्यशाली थे। स्वर्ग देवांश शिखर के शिष्य रुद्रसेन आगे बढ़ गए हैं। ग्रैंड एल्डर ऋषिदेव की आवाज़ सुनाई दी। तभी एल्डर हिमांश अपने सदमे से उभर गए। सब कुछ वास्तव में सच था। हेवन देवांश शिखर के शिष्य रुद्रसेन ने नज़ीर को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। एल्डर हिमांश इतने उत्साहित थे कि उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वो पिछली बार भी भूल गई थीं कि स्वर्ग देवांश शिखर की कोई शिष्या दूसरे दौर में आगे बढ़ी थी। स्वर्ग देवांश शिखर के शिष्यों ने गड़गड़ाहट की जयकार की। सभी के चेहरे सुखद आश्चर्य से भरे हुए थे। रुद्रसेन मंच से कूद पड़े। एल्डर हिमांश आगे बढ़े और उत्साह से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, अच्छा, अच्छा काम किया। अच्छी तरह से आराम करें और दूसरे दौर की तैयारी करें। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। प्रतियोगिता का पहला दौर जारी रहा। लगभग 10 राउंड के बाद मंच पर आने की बारी तनाका की थी। बबलू बनर्जी के प्रतिद्वंद्वी सुप्रीम पीक के शिष्य फरहान थे। फरहान मार्शल किंग क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिष्य थे, जो बबलू बनर्जी के समान ही खेती करते थे। होश। फरहान ने अपनी चाल चली और सीधे बबलू बनर्जी की ओर बढ़ गए। फरहान की स्पीड काफी तेज थी। वो पल भर में बबलू बनर्जी के सामने आ गए और बबलू बनर्जी की ओर मुक्का मारा। सभी ने देखा कि मुट्ठियों की 9 परछाइयां बबलू बनर्जी की ओर दिखाई दे रही हैं। ये 9 हत्या मुट्ठी है। उसने मुक्का मारा, 9 हत्या मुट्ठियों को संघनित किया। ये ब्लू क्लाउड संप्रदाय में पास की गई एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक है। फरहान को ब्लू क्लाउड संप्रदाय में केवल 3 महीने हुए हैं और उन्होंने 9 हत्या मुट्ठी सीख ली है। उनकी प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है। ये सही है। हेवन रिपेयरिंग पीक का वो शिष्य निश्चित रूप से हार जाएगा। कई लोग चर्चा कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि इस लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका है। रुको रुको! जैसे ही फरहान का जोरदार हमला बबलू बनर्जी के शरीर पर पड़ने वाला था, बबलू बनर्जी ने अचानक हाथ उठाकर चिल्लाया, क्या क्या आप गंभीर हैं? वो बिना लड़े भी आत्मसमर्पण कर रहा है, जैसा कि स्वर्ग की मरम्मत करने वाले शिखर से एक प्रतिभाशाली शिष्य से अपेक्षा की जाती है। कई लोग बबलू बनर्जी का मजाक उड़ा रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। हेवन रिपेयरिंग पीक के कुछ 100 लोगों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। हिमांश ने बस आ भरी। वो बबलू बनर्जी की हरकतों को समझ सकती थी। शायद वो एक अर्थहीन लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। भले ही बबलू बनर्जी का आत्मसमर्पण हेवन रिपेयरिंग पीक के लिए अपमानजनक था, लेकिन हिमांश ने बबलू बनर्जी को दोष नहीं दिया। हेवन रिपेयरिंग पीक को नए शिष्यों की रक्षा करनी थी, लेकिन ये उन्हें हवा और बारिश से नहीं बचा सकती थी। हा, आप अपनी जगह जानते हैं। आप जानते हैं कि आप मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए आपने अपने हाथ उठाए और आत्मसमर्पण कर दिया। फरहान ने मुक्का मारना बंद कर दिया और अतुलनीय गर्व से हंस पड़े। किसने सोचा होगा कि बबलू बनर्जी उन्हें मुक्का मार देंगे? बैंग! उनका जोरदार मुक्का फरहान के सिर पर लगा। आह! फरहान जमीन पर गिरते ही चिल्लाया और बेहोश हो गया। क्या चल रहा है? हर कोई अवाक रह गया। क्या उस आदमी ने आत्मसमर्पण नहीं किया? उन्होंने अचानक एक चाल क्यों उठाई और फरहान को मुक्के से बाहर कर दिया? ये आदमी, रुद्रसेन ने हंसते हुए कहा। बबलू बनर्जी का व्यक्तित्व काफी उपयुक्त था। तुम नीच हो। जब आपने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था तो आपने हमला क्यों किया? जी यांग पीक के एक शिष्य ने गुस्से से पूछा। बबलू बनर्जी को हराने के बाद बबलू बनर्जी काफी उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने हकलाना बंद कर दिया और कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि रुको, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो फिर आपने हाथ क्यों उठाया? जी यांग पीक के एक शिष्य ने उदास भाव से पूछा। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या करते हैं। इसके अलावा मेरे हाथ उठाने में क्या गलत है? मैं बस एक खुजली खुजाना चाहता था। इतना कहने के बाद बबलू बनर्जी ने अपने बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ खुजाया। अरे कितनी बेशर्म, कितनी बेशर्म! कई लोगों ने बबलू बनर्जी की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। उन्हें लगा कि फरहान को अन्यायपूर्ण तरीके से हराया गया था। जी यांग पीक के लोग इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे आग हो गए, लेकिन वे केवल चुप्पी में ही पीड़ित हो सकते थे। हेवन रिपेयरिंग पीक से बबलू बनर्जी जीतते हैं। महान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। छोटे बव्वा, मुझे तुम्हें देखने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। स्वर्ग देवांश शिखर के शिष्य ने, जिन्होंने बबलू बनर्जी से सवाल किया था, ठंडे स्वर में कहा। वो गनवीर है ना? मैंने सुना है कि वो एक 3rd सेलेस्टियल लेयर मार्शल किंग है, लेकिन उसकी आत्मा एक अग्नि आत्मा है। एक बार जब वो अपनी आत्मा का उपयोग करता है तो वो दुनिया को आग के समुद्र से जला सकता है। ये भयानक है,
एक शिष्य फुसफुसाया, ये सही है, ये गंभीर है, वो इस साल के प्रतिभाओं में से एक है। देखने के लिए एक अच्छा शो है। अगर हेवन रिपेयरिंग पीक का वो छोटा बच्चा गणवीर से मिलता है तो ये बहुत दिलचस्प होगा। कई लोग चर्चा कर रहे थे। बबलू बनर्जी मंच से कूद गए। हिमांश बहुत खुश थे। भले ही उन्हें ये भी लगता था कि बबलू बनर्जी ने एक चाल के कारण जीत हासिल की थी, लेकिन जीत जीत थी। प्रतियोगिता परिणामों के बारे में थी, ये प्रक्रिया के बारे में नहीं था। बधाई हो भाई तियान। युवराज कुमार और अन्य लोग उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। आपका स्वागत है। बबलू बनर्जी ने मुट्ठियां बांधी। बहुत जल्दी प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त हुआ और दूसरा दौर जारी रहा। दूसरा दौर, पहली लड़ाई, श्यान जून पीक से शान्या के खिलाफ हेवन रिपेयरिंग पीक से रुद्रसेन। महान बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, हाँ तुम पहले हो। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ी और मंच पर कूद पड़े। श्यान जून पीक से श्यान कपड़ों में एक शिष्य भी निकला। श्यान जून पीक किंग युन संप्रदाय की पहली चोटी थी, इसलिए श्यान जून पीक द्वारा चुने गए सभी शिष्य अत्यंत प्रतिभाशाली थे। शान्या सबसे अच्छे थे। शान्या ने शान्या तलवार तकनीक का अभ्यास किया। उसकी शुद्ध की तलवार की तरह तेज थी। एक बार जब उन्होंने इसका उपयोग किया तो ये अत्यंत शक्तिशाली था। हा हा हा, छोटे बव्वा, तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है, शान्या ने कहा। वो रुद्रसेन की ओर चला। हर कोई बैटल स्टेज को देख रहा था, जिसमें गॉडेस सुलर पीक के बुजुर्ग हर्षिता भी शामिल थीं। वो रुद्रसेन को चुनना चाहती थीं, लेकिन उसने सोचा कि रुद्रसेन के साधना का स्तर बहुत कम था, इसलिए उसने रुद्रसेन को छोड़ दिया। पहले दौर में हर्षिता ने सोचा था कि रुद्रसेन हार जाएंगे। उसने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन जीतेंगे। अब जबकि उसने रुद्रसेन को फिर से लड़ते देखा तो वो बैटल स्टेज को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। हिमांश ने भी बैटल स्टेज को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। भले ही वो जानती थी कि रुद्रसेन के शान्या के खिलाफ जीतने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार होगा। बारिश की तलवार की तकनीक, शान्या ने गहरी आवाज में चिल्लाया। उन्होंने बारिश की तलवार की तकनीक का उपयोग किया। आसमान में घनी बारिश की बूंदें दिखाई दीं और तलवार की में बदल गईं, जो रुद्रसेन की ओर बढ़ीं। एक झटके में उन्होंने रुद्रसेन को घेर लिया। वो छोटा बच्चा समाप्त हो गया है। कई शिष्य घबराहट में चिल्लाए। शान्या की अंतहीन बारिश तलवार कला वास्तव में काफी अनोखी थी। उसमें तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। बेशक वे बारिश की बूंदें असली बारिश की बूंदें नहीं थीं, वे शुद्ध क्यू से संघनित थीं। ट्रू क्यू बारिश के पानी के आकार में संघनित हो गया और तलवार क्यू में बदल गया। वह तलवार की तकनीक की बारिश थी। जाहिर है शान्या बहुत सतर्क था। वो नहीं चाहता था कि रुद्रसेन को फिर से कुछ हो। वह रुद्रसेन को एक झटके में हराने के लिए अपने सबसे मजबूत आक्रमण का उपयोग करना चाहता था। जब उन्होंने शान्या की रेन ऑफ स्वॉर्ड्स तकनीक देखी तो सभी को पता था कि रुद्रसेन निश्चित रूप से हारेंगे। घनी भरी तलवार क्यू को चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। आह! एल्डर हिमांश ने आ भरते हुए कहा। भले ही उसने पहले ही परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी, फिर भी उसे चमत्कार की उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चमत्कार नहीं होगा। हिमांश को बस यही उम्मीद थी कि रुद्रसेन चोटिल ना हो। ऐसा लगता है कि वह हारने वाला है, एल्डर वैन होंग यून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके तुरंत बाद उसने रुद्रसेन पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो बस उस लड़ाई को देख रही थी जो खत्म होने वाली थी। चलो इसे खत्म करते हैं, शान्या ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। वह भयानक शक्तिशाली मुक्का पहले ही टूट चुका था। ठीक है, रुद्रसेन ने आगे बढ़कर एक मुक्का फेंका। क्या वो छोटा बच्चा पागल है? वो शान्या के हमले को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करना चाहता है। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। उन्होंने रुद्रसेन को ऐसे देखा जैसे वे रुद्रसेन को देख रहे हों। रुद्रसेन, विरोध मत करो। हिमांश के हाव भाव काफी बदल गए। यदि रुद्रसेन ने उस हमले का विरोध किया तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाता, लेकिन वह रुद्रसेन को रोकने के लिए उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो छोटा बच्चा सिर्फ मौत को दावत दे रहा है, निर्मल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। कई लोग रुद्रसेन को ठंडे और निर्लिप्त भाव से देख रहे थे। वो छोटा बच्चा न केवल प्रतिभाशाली था, बल्कि वह मूर्ख भी था। उस समय सभी ने रुद्रसेन को शान्या पर हमला करने के लिए अपनी लोहे की मुट्ठी का उपयोग करते हुए देखा। जिंग! धातु के टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन ने शान्या की तलवार क्यू पर मुक्का मारा, जो शुद्ध क्यू से संघनित थी, और उसे तोड़ दिया। पंच की शक्ति कम नहीं हुई क्योंकि वह शान्या की ओर उड़ता रहा। नहीं, यह असंभव है। अविश्वास में शान्या चिल्लाई। वह रुद्रसेन के मुक्के को चकमा देने की कोशिश करते हुए जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश कर ली हो, वह उसे चकमा नहीं सकता। अगले ही पल शान्या ने महसूस किया कि एक बड़ी ताकत ने उसके पेट पर बेरहमी से प्रहार किया। वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। शान्या ने खून के छींटे चीखते हुए और जमीन पर गिर दिया। उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था। दर्द की वजह से उसका शरीर थोड़ा फड़क रहा था। जो भीड़ अपना गुस्सा निकाल रही थी, उस समय शांत हो गई। शान्या, वह नए शिष्यों में से एक प्रतिभावान था।
वह एक चाल में हार गया था। शानिया हार गई। उस बच्चे का भौतिक शरीर बहुत मजबूत है। उसने एक मुक्के से शानिया की जेन क्यू तलवार को नष्ट कर दिया। राक्षसी, उसने शानिया को सिर्फ अपने भौतिक शरीर से हराया। उसने एक भी चाल का उपयोग नहीं किया। मल, क्या वो छोटा बच्चा अपनी साधना के स्तर को छिपाने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा है? अन्य चोटियों ने इस तरह के एक अद्भुत व्यक्ति को क्यों नहीं चुना? हेवन रिपेयरिंग पीक वास्तव में भाग्यशाली है। उन्होंने वास्तव में एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति को चुना है। पूरे प्लाजा में हंगामा मच गया। पहले राउंड में रुद्रसेन ने नजीर को एक पंच से हराया था। शायद रुद्रसेन भाग्यशाली थे, लेकिन दूसरे राउंड के बारे में क्या? रुद्रसेन ने शानिया को पूरी तरह से कुचल दिया था। शानिया वजीर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हिमांश को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे लगा था कि रुद्रसेन बुरी तरह हार जाएगा, लेकिन अब रुद्रसेन ने शानिया को एक पंच से हरा दिया था। यह बहुत बड़ा आश्चर्य था। ये कैसे संभव है? हर्षिता अचानक खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके विशाल स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे। वह बहुत आकर्षक लग रही थी। हर्षिता ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन इतने मजबूत होंगे। वह उसे चुनना चाहती थी। हर्षिता के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि रुद्रसेन एक साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन रुद्रसेन के साधना के स्तर ने उसे रुद्रसेन से हार मान लेनी थी। अब हर्षिता को एहसास हुआ कि वह इस तरह की अद्भुत प्रतिभा से चूक गई थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पश्चाताप महसूस कर रही थी। अगर उसने रुद्रसेन को चुना होता तो वह डिवाइन सोल पीक का शिष्य हो जाना चाहिए था। जूनियर भाई सेन शक्तिशाली है। हेवन डिवांश पीक के शिष्य उत्साह से चिल्लाए जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन ने एक चाल में शानिया को हरा दिया था। वे बहुत उदास थे। उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें धमकाया जाता था। और अब एक प्रतिभावान अंत में हेवन डिवांश पीक में प्रकट हुआ था, जो एक सच्ची प्रतिभा थी। जब आसपास के शिष्यों ने हेवन डिवांश पीक के शिष्यों को जश्न मनाते देखा तो वे उनका मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन अंत में वे नहीं जानते थे कि उनका मजाक कैसे उड़ाया जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रसेन ने उन्हें जो शद्मा दिया था वह अभी तक दूर नहीं हुआ था। रुद्रसेन मंच से कूद पड़े। एल्डर, मैं दूसरा राउंड जीतने के लिए काफी भाग्यशाली था। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ी। एल्डर हिमांश ने अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। वह वास्तव में हिल गई थी। एक प्रतिभावान शिष्य आखिरकार हेवन डिवांश पीक में प्रकट हुआ था। उसने रुद्रसेन के कंधे को थपथपाया और थोड़ा सिर हिलाया। बबलू बैनर्जी और अन्य लोग रुद्रसेन को उनकी जीत पर बधाई देने के लिए इकट्ठा हो गए। प्रतियोगिता जारी रही। फिर विभिन्न पर्वत चोटियों के शिष्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू किया। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, लड़ाई और भी अधिक तीव्र हो गई। प्रतिभाएं विभिन्न पर्वत चोटियों से उभरीं और कई लड़ाइयां असाधारण रूप से तीव्र थीं। उदाहरण के लिए सुप्रीम पीक और जल्लाद शिखर के नंबर 1 प्रतिभाएं सुष्मिता, यतेंद्र, निर्मल, वांगबंधु और अन्य असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। वे अपने विरोधियों को आसानी से हरा सकते थे। हेवन डिवांश पीक के शिष्य बबलू बैनर्जी बनाम परम यांग पीक शिष्य गणवीर। इसी समय महान वृद्ध सेज ऋषिदेव की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर गणवीर थोड़ा दंग रह गया। तभी उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और वह कूदकर मंच पर उतर गया। उन्होंने इन दोनों को एक साथ मिला दिया। कई लोग उत्साहित थे। इससे पहले क्योंकि बबलू बैनर्जी ने फरहान के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए अपमानजनक साधनों का उपयोग किया था, इसलिए परम यांग पीक के शिष्य क्रोधित थे। और इस गणवीर ने तो यहां तक कहा था कि यदि बबलू बैनर्जी उसे मिलेंगे तो वह बबलू बैनर्जी को सबक सिखाएंगे। इस दौर में वे दोनों वास्तव में मिले। वे नहीं जानते थे कि यह जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था या यह वास्तव में एक संयोग था जब उन्होंने लौट निकाला। लेकिन कई लोगों को लगा कि यह जानबूझकर व्यवस्थित किया गया होगा। चूंकि शीर्ष शिष्यों को पहले कुछ राउंड से बचना था, इसलिए तसावुफ के लिए चिट निकालने को नियंत्रित करने का एक तरीका होना चाहिए था। इसलिए इस दौर में बबलू बैनर्जी और गणवीर को एक साथ व्यवस्थित करना मुश्किल नहीं था। बच्चे, क्या तुम डरते हो? गणवीर एक एक कदम बबलू बैनर्जी की ओर चला और उसकी आवाज बेहद खंडी थी। कियान राणे के मार्शल ओल के कारण वह दूर से हमला करने के लिए आसानी से आग के गोले संघनित कर सकता था। गणवीर का विरोधी उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके आग के गोले की चपेट में आ जाता। वे मर नहीं सकते थे, उन्हें गंभीर रूप से घायल होना था। आग के गोले की उपस्थिति के साथ आसपास का तापमान भी झुलसा देने वाला गर्म हो गया। गणवीर एक खास व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जन्मजात प्रतिभा को दिखाना शुरू किया। चोटियों के उच्च अधिकारी जो देख रहे थे, उन्होंने सिर हिलाया। गणवीर की जन्मजात प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। क्या भयानक क्यूई है। देखो, गणवीर के हाथ में आग का गोला बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। आग के गोले की शक्ति अभी भी बढ़ रही है। कई लोग सदमे में बोल पड़े। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। जहां तक तियान बू पीक की बात है, चाहे वो एल्डर हिमांश हो या साधारण शिष्य, वे सभी गरिमापूर्ण भावों से मंच की ओर देख रहे थे। रुद्रसेन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और बबलू बैनर्जी को सूझ विचार कर देखा। मैं मुझसे नहीं होगा। स्पर्श, डर, बबलू बैनर्जी ने कहा।
क्या बबलू बनर्जी इतने डरे हुए हैं कि बोल नहीं सकते? क्या आप नहीं जानते, वो आदमी हकलाने वाला है। कभी कभी वो हकलाता नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ है। कुछ शिष्य चर्चा कर रहे थे। चूंकि ये ऐसा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि डर क्या है। गणवीर की आवाज अचानक गंभीर हो गई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में आग का गोला उड़ गया। आग का गोला बिजली की गति से बबलू बनर्जी की ओर चला गया। इसमें एक भयानक विनाशकारी शक्ति निहित थी। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि अगर वो इसकी चपेट में आ गया तो उसे कितना नुकसान होगा। चढ़ना। आने वाले आग के गोले का सामना करते हुए बबलू बनर्जी ने अपने दिल में चिल्लाया। उसके बाद सभी ने बबलू बनर्जी के शरीर को आकाश में उड़ते देखा। जब वो हवा में पहुंचे तो उन्होंने आग के गोले के हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया। वो बौद्ध वस्त्र का उपयोग करने के लिए उड़ रहा है। क्या बेवकूफ है। भले ही वो बौद्ध वस्त्र की मदद से उड़ सकता है, लेकिन हवा में उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। वो एक लाइव लक्ष्य की तरह होगा। कई लोग बबलू बनर्जी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। यहां तक कि कियान राणे ने भी ऐसा ही सोचा था। उसके मुंह के कोने भयानक उपहास में बदल गए। बुम बुम बुम। अगले ही पल कियान राणे ने एक के बाद एक जलती हुई हल्की गेंदें भेजी, उन्हें बबलू बनर्जी की ओर उड़ा दिया। देखो, वो छोटा लड़का आग के गोले से मरने वाला है। कई लोग जोर जोर से चिल्लाए। नहीं, ये सही नहीं है। बबलू बनर्जी बौद्ध वस्त्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध वस्त्र नहीं पहना है। वो हवा में उड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रहा है। रुद्रसेन ने बबलू बनर्जी की ओर देखा। वो हैरान था। वो यिन यांग परत तक भी नहीं पहुंचा था। वो हवा में उड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग कैसे कर सकता है, उसे समझ नहीं आया। रुद्रसेन बबलू बनर्जी को घूरने लगा। आग के घने गोले बबलू बनर्जी की ओर बढ़ रहे थे। मून वॉक। बबलू बनर्जी मन ही मन चिल्लाते रहे। उसके दाहिने पैर ने एक अर्धचंद्र पैटर्न खींचा। अगले ही पल एक शक्तिशाली बल ने बबलू बनर्जी के दाहिने पैर पर धक्का दिया। बबलू बनर्जी का शरीर बाहर निकल गया और पहले आग के गोले को चकमा दे दिया। फिर बबलू बनर्जी के बाएं पैर ने अर्धवृत्त खींचा। उसका शरीर फिर से हवा में उड़ गया और दूसरे आग के गोले को चकमा दे दिया। वो क्या है? रुद्रसेन चकित थे। ये एक शारीरिक कौशल है, जो पंखपुन ने कहा। वो हैरान था। अन्य पर्वत चोटियों के बुजुर्ग बता सकते थे कि बबलू बनर्जी की उड़ान और चकमा उनके धार्मिक वस्त्रों की मदद से नहीं, बल्कि उनकी अपनी शरीर टेक्निक्स के माध्यम से किया गया था। स्वूश स्वूश। बबलू बनर्जी की गति बहुत तेज थी। वो गणवीर के घने आग के गोलों को चकमा देते हुए हवा में उछलता रहा। इसके बाद वो गणवीर के सामने आ गया। पैर का हमला। बबलू बनर्जी चिल्लाया। उसने गणवीर को अपने दाहिने पैर से लात मारी। क्या? गणवीर के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। भैंग। एक क्षण बाद गणवीर को बबलू बनर्जी द्वारा उड़ा दिया गया। कियान राणे हार गए? उस समय देखने वाले शिष्यों को एहसास हुआ कि कियान राणे वास्तव में हार गया था। उस आदमी ने कियान राणे के हमले को कैसे चकमा दिया? कियान राणे कैसे हार गए? कियान राणे की खेती इतनी मजबूत है, वो एक ही हिट से बेहोश कैसे हो सकता है? कई लोग भ्रमित थे। उन्हें यह भी लगा कि कियान राणे की हार अकथनीय थी। इन शिष्यों को बबलू बनर्जी के सोरिंग, मून वॉक और लेग अटैक की ताकत समझ में नहीं आई। हालांकि बुजुर्ग इसे देख सकते थे। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि उस बच्चे का नाम बबलू बनर्जी है ना? ये एक रसोई चाकू मार्शल स्पिरिट है। उनकी प्रतिभा बहुत खराब है। सुप्रीम पीक एल्डर आशीष ने सिर हिलाया। लेकिन वो जिस शारीरिक कौशल की खेती कर रहा है, वो बिल्कुल भी सरल नहीं है, जिमी ने कहा। जोरावर ने तिरस्कारपूर्वक कहा, शारीरिक कौशल सिर्फ एक छोटी सी चाल है। बुजुर्गों ने सिर हिलाया। अपने स्तर पर वे शारीरिक कौशल को हे दृष्टि से देखते थे। हेवन मेंडिंग पीक के शिष्य बबलू बनर्जी जीते। महान बुजुर्ग ऋषिदेव की आवाज गूंजी। जूनियर देवांश शक्तिशाली है। बबलू बनर्जी के कई शिष्य उत्साह से चिल्लाए। बबलू बनर्जी ने हंसते हुए मंच से छलांग लगा दी। इस बव्वा के पास कुछ कौशल है। मैंने वास्तव में उसे कम आंका था। गीतांश और बबलू बनर्जी के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उनकी ठंडी आंखें बबलू बनर्जी को घूर रही थीं। बूढ़े देवांश, तुम अद्भुत हो। रुद्रसेन ने उसे थम्स अप दिया। बबलू बनर्जी ने अपने सिर को खुजाया और कहा, आह, मैं तो भाग्यशाली था। आपकी तुलना में रुद्रसेन, मैं आपसे बहुत दूर हूं। तुमने विनम्र होना सीख लिया है। रुद्रसेन ने बबलू बनर्जी की छाती पर हथौड़ा मारा। एल्डर हिमांश खुश थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि बबलू बनर्जी उसे इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। उन्होंने कहा, अगले मैच अधिक से अधिक कठिन होंगे। तुम्हें लापरवाह नहीं हो सकते। हाँ, शिष्य समझता है। रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने जल्दी से कहा।
ग्रैंड कंपटीशन धीरे धीरे आगे बढ़ी। जिस चीज ने सभी को चौंका दिया वो था रुद्रसेन और बबलू बनर्जी का अभिनय। वो इतने स्थिर थे कि वे अपने विरोधियों को पार कर सकते थे। उन्होंने कहा, इस साल बबलू बनर्जी की किस्मत कैसी रही? आप वास्तव में ऐसे 2 शक्तिशाली साथियों को भर्ती करने में कामयाब रहे। अन्य पहाड़ी बुजुर्गों को देखो, उनके चेहरे हरे हो रहे हैं। कोई भी उदास महसूस करेगा अगर वे इस तरह की प्रतिभा से चूक गए होंगे, है ना? रुद्रसेन ने 6 राउंड अपनी मुट्ठी से लड़े और बबलू बनर्जी ने अपने विरोधियों को हराने के लिए शारीरिक कौशल का उपयोग किया। हम ये नहीं कह सकते कि वे प्रतिभाशाली हैं या नहीं, आखिरकार उन्होंने कोई अन्य क्षमता नहीं दिखाई है। ये सही है, एक मजबूत शारीरिक शरीर और शक्तिशाली शारीरिक कौशल होने का मतलब ये नहीं है कि वे प्रतिभाशाली हैं। अगर उनकी प्रतिभा औसत है तो वे साधना के रास्ते पर बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। कई शिष्य चर्चा कर रहे थे। हालांकि रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने उन्हें बार बार चौंका दिया था। रुद्रसेन ने टॉप 12 में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी लोहे की मुट्ठी पर निर्भर किया था। दूसरी ओर बबलू बनर्जी ने भी अपने शारीरिक कौशल से टॉप 12 में जगह बनाई थी। सुप्रीम पीक के अलावा किसी और पहाड़ी के शिष्यों ने टॉप 12 में 2 स्थान नहीं हासिल किए थे। जब परिणाम आए तो लगभग सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है। पिछली प्रतियोगिताओं में हेवन मेंडिंग पीक के शिष्यों ने कभी भी टॉप 12 में जगह नहीं बनाई थी। वे पहले राउंड को भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार उनमें से 2 ने टॉप 12 में जगह बना ली थी। ये अकल्पनीय था। हेवन मेंडिंग पीक के शिष्य इतने उत्साहित थे कि उनके चेहरे लाल हो गए। बड़े एल्डर हिमांश का चेहरा भी खुशी से भर गया। ये पिछले वर्षों की निराशा और उदासी से अलग था। इस साल एल्डर हिमांश को सुखद आश्चर्य हुआ। एल्डर हिमांश भूल गए थे कि उन्हें कितने साल हुए थे इतना गर्व महसूस करते हुए। आइए टॉप 12 मंच पर आएं। हम बहुत सारे ड्रॉ करेंगे और विजेता टॉप 6 में प्रवेश करेगा। बड़े बुजुर्ग ऋषिदेव की आवाज गूंजी। उसके बाद टॉप 12 मंच पर चले गए। वे सुप्रीम पीक की सुष्मिता और सुमित दुबे थे। पाथ पीक के यतेंद्र का सिर काटना, 5 एलिमेंट्स पीक का निर्मल, फॉग सिटी पीक का गीतांश, 4 एक्सट्रीम्स पीक के सुमित शुल, जी यांग पीक के सिद्धार्थ शुल, गॉडली सूल पीक के गु जियो, डिवाइन स्वॉर्ड पीक के वजीर, जू यू पीक जेंगहाओ के लिए है। हेवन मेंडिंग पीक के रुद्रसेन और बबलू बनर्जी। बच्चों, प्रार्थना करो कि तुम मुझसे न मिलो। निर्मल ने रुद्रसेन पर उपहास किया। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो? रुद्रसेन ने निर्मल की ओर उदासीनता से देखा। तब तुम्हें हमारे बीच का अंतर पता चल जाएगा। निर्मल के हाव भाव बर्फीले, ठंडे और अत्यधिक अहंकारी थे। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। कई लोग रुद्रसेन और निर्मल को एक दूसरे के खिलाफ देखने के लिए उत्साहित थे। अगर वे दोनों वास्तव में लड़ते तो ये बहुत रोमांचक होता। ये देखने के लिए कि रुद्रसेन वास्तव में एक प्रतिभाशाली थे, उन्हें ये देखना होगा कि रुद्रसेन निर्मल के खिलाफ कितने कदम उठा सकते हैं। जल्द ही ड्रॉ के परिणाम सामने आ गए। निर्मल के खिलाफ रुद्रसेन, वरुण के खिलाफ सुष्मिता, वजीर के खिलाफ जोगिंदर, यतेंद्र के खिलाफ सुमित दुबे, गगन के खिलाफ व्यापक, बबलू बनर्जी के खिलाफ गीतांश। हा हा हा, क्या अच्छा ड्रॉ है, गीतांश ने हंसते हुए कहा। उसने बबलू बनर्जी की ओर उपहास से भरी दृष्टि से देखा। बबलू बनर्जी ने भौएं चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। निर्मल ने रुद्रसेन की ओर उत्साहित रूप से देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है, निर्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने निर्मल की ओर अनदेखा किया और अरीना के केंद्र की ओर चल दिए। पहला राउंड उनके और निर्मल के बीच था। पहला राउंड रुद्रसेन और निर्मल के बीच होगा। आप में से बाकी लोग जाओ और तैयार हो जाओ, वृद्ध ऋषिदेव ने कहा। हाँ, बाकी अन्य 10 लोग अरीना से नीचे चले गए और रुद्रसेन और निर्मल को देखने लगे। वे देखना चाहते थे कि उनके भविष्य के प्रतिद्वंदी कौन है। उसी समय सभी बुजुर्गों ने रुद्रसेन और निर्मल की ओर देखा। वे भी ये देखना चाहते थे कि रुद्रसेन वास्तव में प्रतिभाशाली है और ये सिर्फ उसके शरीर की ताकत थी। अगर ये सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति थी तो वो भविष्य में बहुत दूर नहीं जा पाएगा। हिमांश ने घबराकर अरीना की ओर देखा। वो पहले से भी ज्यादा घबराई हुई थी। वो वास्तव में ये उम्मीद कर रही थी कि रुद्रसेन चमत्कार करना जारी रखेगा। हालांकि निर्मल जैसे जीनियस के खिलाफ जीतना बेहद मुश्किल था। एल्डर हिमांश इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। 3000 कमजोर वाटर मार्शल स्पिरिट। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट कितनी मजबूत है, रुद्रसेन ने निर्मल की ओर देखते हुए कहा। निर्मल ने रुद्रसेन की ओर तिरस्कार पूर्वक देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरी 3000 कमजोर वाटर मार्शल स्पिरिट का उपयोग कर सकते हो? बुम! निर्मल रुद्रसेन की ओर झपटा। झपटना। निर्मल अचानक 7 भागों में बंट गया। 7 निर्मल रुद्रसेन की ओर दौड़े। हे भगवान, ये किस तरह की तकनीक है? असली निर्मल कौन है? निर्मल बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा, रुद्रसेन निश्चित रूप से हारेंगे। वो एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएगा। निर्मल को 7 भागों में बंटते देखकर कई लोग सदमे में आ गए। हिमांश का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने निर्मल के शक्तिशाली सीक्रेट स्किल को देखा तो उसे पता चल गया कि उसके दिल की छोटी सी इच्छा चकनाचूर होने वाली है। रुद्रसेन निर्मल का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? खत्म हो गया। 7 निर्मलों ने ठंडे स्वर में कहा। वे सभी रुद्रसेन की ओर झपटे और उन पर मुक्कों से हमला कर दिया। ये बताना मुश्किल था कि वे असली थे या नकली। सुप्रीम पीक, सिर काटने वाली पाथ पीक और अन्य चोटियों के बुजुर्ग भी सदमे में हांफने लगे। जाहिर है कि निर्मल की सीक्रेट तकनीक ने उन्हें चौंका दिया और उन्हें हिला दिया। 7 निर्मल तुरंत रुद्रसेन के सामने पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हर कोई जानता था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, भले ही लड़ाई अभी शुरू हुई हो। बुम! उसी समय रुद्रसेन चले गए। रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। आभा हवा में छेद करने वाली तेज तलवार की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि ये किसी ठोस चीज में संघनित हो गई है। बल! ये रुद्रसेन का फोर्स था। जब वो शक्तिशाली आभा फैली तो ये जीचैंग चौंक गए। 7 निर्मल इससे घिरे हुए थे। बैंग बैंग! इसके बाद निर्मलों में एक एक करके विस्फोट हो गया। केवल असली निर्मल ही बचे थे। उसने रुद्रसेन को सदमे से देखा। निर्मल, तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी मेरे सामने इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? रुद्रसेन चिल्लाए। उन्होंने अपने स्टार ऑफ द स्काई के 1 लाख कस्टमर्स की ताकत जारी की। शक्तिशाली आभा निर्मल के शरीर से टकराई। बैंग! निर्मल को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर एक विशाल प्राचीन पर्वत से टकरा गया हो। वाह! अगले ही पल निर्मल ने मुंह से खून उगल दिया और उसे उड़ते हुए भेज दिया। वो बम्हाड़ के साथ मंच पर गिर गया और वहीं निश्चल लेटा रहा। रुद्रसेन की आभा से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था कि समय उस समय रुक गया था। सभी का चेहरा हैरानी से भर गया। दिव्य आत्मा शिखर के एक बुजुर्ग हर्षिता आश्चर्यचकित, अविश्वासी और नाराज लग रहे थे। वो अकेली थीं जिसने सोचा था कि रुद्रसेन सरल नहीं है। वो डिवाइन सोल पीक की बुजुर्ग थीं और आत्मा की साधना पर ध्यान केंद्रित करती थीं। एक मजबूत आत्मा के साथ व्यक्ति की ईश्वरीय चेतना बहुत मजबूत होती थी। इसलिए हर्षिता को हल्का सा एहसास हो गया था कि रुद्रसेन असाधारण है, लेकिन वो निश्चित नहीं थी। रुद्रसेन का साधना स्तर अधिक नहीं था, इसलिए उन्होंने रुद्रसेन को छोड़ दिया था। अब ही एल्डर हर्षिता को एहसास हुआ कि उनका निर्णय कितना गलत था। उसे एक फीका एहसास भी था कि उसने गलत निर्णय लिया है। वो गलत फैसला उसके जीवन की सबसे गंभीर गलती हो सकती है। 25। वो जीत गया। ये अज्ञात था कि कौन चिल्लाया। फिर किसी के चिल्लाने की आवाज ने पूरे चौराहे को भर दिया। रुद्रसेन के पास संघनित बल है। वो एक राक्षस है, एक अद्वितीय राक्षस। यिन यांग परत के कई किसान बल को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन वो केवल एक सामान्य व्यक्ति है। वो अविश्वसनीय है। अनगिनत लोग आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। सॉवरन पीक, सिर काटने वाले पथ शिखर और अन्य चोटियों के बुजुर्ग भी रुद्रसेन को आश्चर्य से देख रहे थे। हर कोई खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था कि उन्होंने उस समय रुद्रसेन को क्यों नहीं चुना। इन बुजुर्गों के दिलों में गहरा पछतावा छाने लगा। उन्होंने उन प्रतिभाओं को देखा जिन्हें उन्होंने चुना था। रुद्रसेन की तुलना में उन्हें केवल कचरा माना जा सकता था। छोटे भाई रुद्रसेन जिंदाबाद! हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्य चिल्लाने लगे, खासकर पुराने शिष्य। ऐसा लग रहा था जैसे वे वर्षों से अपनी कुंठाओं को बाहर निकालना चाहते थे। हेवन रिपेयरिंग पीक के शिष्य जश्न मना रहे थे। कई शिष्यों को थोड़ी जलन होने लगी। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे स्वर्ग की मरम्मत करने वाले पर्वत में एक अद्वितीय प्रतिभा प्रकट हुई है। बुजुर्ग हिमांश का चेहरा चमक रहा था। रुद्रसेन अखाड़े से कूद गए। कुछ लोग बेहोश निर्मल को ले गए। हालांकि रुद्रसेन ने जो ताकत दिखाई उसने अभी भी दूसरों को गहरा झटका दिया। ये टॉप 12 प्रतिभाओं के लिए विशेष रूप से सच था। हालांकि निर्मल बेहोश होने पर अपने सबसे मजबूत रूप में नहीं थे, फिर भी उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। लेकिन रुद्रसेन ने निर्मल पर अत्याचार करने के लिए बल का प्रयोग किया था। निर्मल गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये कई बातों को समझाने के लिए पर्याप्त था। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वो रुद्रसेन के खिलाफ जीत सकता है? हर कोई रुद्रसेन को एक बड़ा दुश्मन मानता था। महान बुजुर्ग ऋषिदेव की आवाज सुनाई दी। दूसरा दौर, सुप्रीम पीक से सुष्मिता बनाम 4 एक्सट्रीमिटी पीक से सुमित शूल। सनसनाहट। इसके बाद सुष्मिता और वरुण मंच पर कूद पड़े। सुष्मिता को कभी नंबर 1 जीनियस माना जाता था।
उनकी सी राइजिंग ब्राइट मून मार्शल सोल एक वेरिएंट मार्शल सोल थी। जब तक ये एक वेरिएंट मार्शल सोल थी, आमतौर पर ये ताकत का प्रतिनिधित्व करता था। वरुण भी सरल नहीं थे। उनके पास थंडरबोल्ट मार्शल सोल थी। ये थंडरबोल्ट मार्शल सोल सबसे विनाशकारी मार्शल सोल्स में से एक थी। सुष्मिता और वरुण के बीच की लड़ाई शानदार थी। वे दोनों जीनियस थे। ये बताना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी था। अंत में सुष्मिता ने वरुण को दबाने के लिए अपनी सी राइजिंग ब्राइट मून मार्शल सोल को बुलाया। वरुण ने एक लंबा रोना छोड़ा और अपनी थंडरबोल्ट मार्शल सोल को बुलाया। हवा में भयानक वज्र आपस में जुड़ गए। दोनों पक्ष बार बार टकराते थे। वो युवा हैं, उसके पास पर्याप्त ताकत और अनुभव नहीं है। वो शायद ये लड़ाई हारने जा रहा है, रुद्रसेन ने कहा। बबलू बनर्जी ने सिर हिलाया। वो ये भी देख सकता था कि हालांकि वरुण भयानक रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन वो केवल 16 साल का था। उनकी साधना और सुष्मिता की साधना में एक अंतर था। जैसा कि अपेक्षित था, आधे घंटे के बाद वरुण अब और नहीं टिक सका और सुष्मिता से हार गया। जूनियर ब्रदर शूल, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। सुष्मिता थोड़ी हाँफने लगी। वरुण को जीतने के लिए उसने बहुत ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। सीनियर बहन अधिक कुशल है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। वरुण ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली। तीसरे राउंड में जूयू पीक के जोगिंदर वर्सेस डिवाइन स्वॉर्ड पीक के वजीर। जोगिंदर की मार्शल सोल स्काई डोमिनेटिंग डिवाइन ब्लेड मार्शल सोल थी। ये सबसे हिंसक टूल मार्शल सोल थी। वजीर की मार्शल सोल हेवनली स्पेड मार्शल सोल थी। ये मार्शल सोल भी अत्यंत शक्तिशाली थी। उन दोनों के पास टूल मार्शल सोल थे। लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। अंत में वजीर ने जोगिंदर को एक चाल से हरा दिया। चौथे राउंड में सुप्रीम पीक के सुमित दुबे वर्सेस कटिंग हेड पीक के यतेंद्र। सुमित दुबे की मार्शल सोल अज्योर ड्रैगन मार्शल सोल थी। ये बीस्ट मार्शल सोल्स के बीच एक प्रसिद्ध मार्शल सोल थी। यतेंद्र की मार्शल सोल 3 हेडेड जाइंट स्पिरिट मार्शल सोल थी। ये भी एक भयानक मार्शल सोल थी। वे दोनों अपने भौतिक शरीर की पूजा करने में अच्छे थे। इस लड़ाई को अत्यंत तीव्र कहा जा सकता है, यहां तक कि अखाड़ा भी टूटने की हद तक हिल गया था। अंत में सुमित दुबे ने अज्योर ड्रैगन को बुलाया। दूसरी तरफ यतेंद्र ने अपनी 3 हेडेड टाइटन मार्शल सोल को बुलाया। दोनों भयानक मार्शल सोल्स टकराईं और जमीन जोर से हिल गई। अंत में यतेंद्र मजबूत हुआ और उसने सुमित दुबे को हरा दिया। पांचवें राउंड में जी यांग पीक से व्यापक वर्सेस डिवाइन सोल पीक से गगन। व्यापक की मार्शल सोल लाइटनिंग मार्शल सोल थी। गगन की मार्शल सोल एक अजीब ब्लैक मिस्ट मार्शल सोल थी। ब्लैक मिस्ट मार्शल सोल ने एक काली धुंध उत्सर्जित की जिसने आकाश को ढक लिया। एक बार जब गूशाओ ब्लैक फॉग मार्शल सोल से ढक गया तो वो इसके अंदर छिप सकता था, लेकिन लाइटनिंग मार्शल सोल ने गगन की ब्लैक मिस्ट मार्शल सोल को दबा दिया। इस लड़ाई में व्यापक की विजय हुई। छठे राउंड में मिस्टी कैपिटल पीक के बबलू बैनर्जी वर्सेस गीतांश। इन दोनों लोगों में गहरी रंजिश थी। बबलू बैनर्जी को गीतांश ने बुरी तरह से धोखा दिया था और यहां तक कि उनके परिवार की विरासत ब्लडस्टोन जेड भी चोरी हो गई थी। बबलू बैनर्जी ने जब गीतांश से बदला लेना चाहा तो उन्होंने गीतांश के चेहरे पर लात मारकर उसे उड़ा दिया। एक कुलीन परिवार के युवा मास्टर गीतांश को इस तरह का अपमान कैसे सहन करना पड़ा। वो बबलू बैनर्जी को 1000 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए इन दोनों लोगों के बीच की लड़ाई को टिट फॉर टैट कहा जा सकता था। मैं ये सोच रहा हूं कि जब मैं आप पर कदम रखता हूं तो आपको कैसे यातनाएं दी जाएं। गीतांश के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान भर गई। इस लड़ाई को लेकर चोटियों के लगभग सभी बुजुर्गों ने सोचा था कि गीतांश की जीत होगी। ये अकारण नहीं था। बबलू बैनर्जी ने टॉप 12 में पहुंचने के लिए हमेशा अपने शारीरिक कौशल का भरोसा किया था। हालांकि बबलू बैनर्जी की मार्शल सोल बहुत ही निम्न स्तर की किचन नाइफ मार्शल सोल थी। गीतांश के खिलाफ जिनके पास रेन मार्शल सोल थी, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। जूनियर देवांश खतरे में है। भीड़ में जुगल ने थोड़ी भौहें चढ़ा लीं। हेवन रिपेयरिंग पीक के दूसरे शिष्यों ने भी थोड़ी आह भरी। हालांकि उनका शारीरिक कौशल मजबूत था, लेकिन गीतांश की रेन मार्शल सोल के खिलाफ यहां तक कि सबसे मजबूत शारीरिक कौशल भी अपनी ताकत खो देगा। बूम! इसी समय गीतांश के शरीर से एक भयानक की उत्सर्जित हुई थी। बबलू बैनर्जी और गीतांश की लड़ाई शुरू हो गई। गीतांश ने सबसे पहले हमला किया। उसने सीधे बबलू बैनर्जी पर हमला किया। उसका शरीर अजगर की तरह था। गीतांश के ऊपर एक विशाल अजगर दिखाई दिया, जो दांत और पंजे दिखा रहा था। ड्रैगन अटैक! गीतांश ने उपहास किया। एक झटके में वो बबलू बैनर्जी के सामने पहुंचे और बबलू बैनर्जी के सीने पर जोर से मुक्का मारा। बबलू बैनर्जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या भयानक हमला है! जल्दी से देखो, बबलू बैनर्जी मूर्ख डर गए हैं। कई लोग हैरान रह गए। बबलू बैनर्जी की हार हर किसी की उम्मीदों के दायरे में थी, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इस तरह कायरतापूर्ण हारेंगे। गीतांश का हमला उन पर लगने वाला था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो कैसे लड़ने जा रहे थे? क्या वो गीतांश से एक चाल में पराजित होने जा रहे थे? 32।
गीतांश की ड्रैगन स्ट्राइक बबलू बैनर्जी के शरीर पर लगने वाली थी, लेकिन उसी समय बबलू बैनर्जी अचानक हवा में उड़ गए। शारीरिक कौशल, उड़ना। बैंग। गीतांश का हमला वहीं गिरा जहां बबलू बैनर्जी मूल रूप से खड़े थे, लेकिन बबलू बैनर्जी पलक झपकते ही चकमा दे चुके थे, इसलिए गीतांश का हमला हवा में लैंड किया। अच्छा नहीं, गीतांश के हाव भाव अचानक बदल गए। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मून स्टेप। बबलू बैनर्जी झट से हवा में गीतांश के सामने आ गए। लेग किल। फिर उसका दाहिना पैर अचानक निकल आया। आयरन लॉक रिवर। खतरे की उस घड़ी में गीतांश के हाथ उसके सामने थे। बबलू बैनर्जी का हमला गीतांश की बाहों में जोर से लगा। गीतांश तुरंत उड़ा दिए गए। झंझनाहट। गीतांश जोर से मंच पर गिरे और रुकने से पहले 1 दर्जन बार लुढ़के। क्या भयानक प्रतिक्रिया गति है। उन्होंने पलक झपकते ही एक शारीरिक कौशल पूरा कर लिया। कटिंग पाथ पीक। एल्डर जोरावर चौंक गए। आशीष ने कहा, यह बबलू बैनर्जी बहुत स्मार्ट है। वो जानता है कि शारीरिक कौशल क्लोज कॉम्बैट के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। वो कदम उठाने से पहले गीतांश के उसके सामने आने का इंतजार कर रहे थे। उनका स्वभाव और शारीरिक कौशल का उपयोग बहुत चौंकाने वाला है। शोभित ने उपहास किया, शारीरिक कौशल कुछ नहीं है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि गीतांश अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं करते हैं। बबलू बैनर्जी को कुचल दिया जाएगा। गीतांश वुडू पीक के शिष्य थे। वुडू पीक के एक बुजुर्ग होने के नाते शोभित निश्चित रूप से उनके लिए बोलेंगे। हालांकि उन्हें एल्डर शोभित के अहंकारी लहजा पसंद नहीं था, लेकिन अन्य बुजुर्ग एल्डर शोभित की बातों से सहमत थे। एक बार जब गीतांश ने अपनी रेन मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाला तो बबलू बैनर्जी केवल निष्क्रिय रूप से मार खाने पाते थे। युद्ध के समय के बारे में मध्य पथ की समझ त्रुटिहीन है। रुद्रसेन तब चकित रह गए जब उन्होंने बबलू बैनर्जी की राइजिंग इन दी एयर, मून स्टेप्स और किक अटैक को देखा। यह 3 हमलों का आदर्श संयोजन था। रुद्रसेन चकित थे। बाकी चेले भी ये देखकर चौंक गए कि रिंग में क्या हो रहा है। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि ताहिर आसानी से हार जाएगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि पहले आदान प्रदान में वास्तव में बबलू बैनर्जी ने गीतांश को चोट पहुंचाई थी। हालांकि भले ही बबलू बैनर्जी ने गीतांश को खदेड़ दिया, लेकिन बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था कि बबलू बैनर्जी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि गीतांश की मार्शल आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। दूसरी ओर बबलू बैनर्जी की मार्शल आत्मा केवल एक रसोई के चाकू मार्शल आत्मा थी। ये पहली बात था जब उनमें से कई ने इस तरह की मार्शल आत्मा के बारे में सुना था। स्पष्ट रूप से ये किचन नाइफ मार्शल सोल एक शक्तिशाली मार्शल सोल नहीं था। बव्वा, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। गीतांश जमीन से रेंगता हुआ ऊपर उठ गया। उसका चेहरा थोड़ा मुड़ गया। बबलू बैनर्जी को देखकर उसकी आंखें द्वेष से भर गईं। गुस्सा दिलाना, अंतहीन रोष। गीतांश को किसी को मारने की इच्छा भी थी। हजारों शिष्यों, बुजुर्गों और परिचारकों के सामने उन्हें एक लात मारकर उड़ते हुए भेजा गया। ये एक बड़ा अपमान था। गीतांश जैसे शिष्य के लिए यह एक असहनीय आघात था। बूम! गीतांश के डांटियन ने एक भयानक उतार चढ़ाव का उत्सर्जन किया। यह स्पष्ट था कि गीतांश ने अपनी मार्शल आत्मा को सक्रिय करना शुरू कर दिया था। गीतांश की मार्शल आत्मा रेन मार्शल आत्मा थी। यह एक बेहद भयानक मार्शल आत्मा था। बारिश हो रही है। यह अज्ञात था कि किसने कहा। जैसी उम्मीद थी, आसमान से बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। यह पर्याप्त घना नहीं था। यह रेन मार्शल आत्मा है, किसी ने कहा। सबकी निगाहें गीतांश पर टिकी थीं। यह रेन मार्शल आत्मा था। गीतांश का अंतिम कदम। बज़! अचानक अंगूठी ने एक ठंडी क्यू का उत्सर्जन किया। बारिश की बूंदें जो नीचे गिर रही थी वे थोड़ी कांपने लगीं। हर बार जब वे कांपते थे वे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। श्वाह! एक ठंडी रोशनी निकली। बारिश की एक बूंद तलवार क्यू में बदल गई और तुरंत बबलू बैनर्जी पर हमला कर दिया। रेन मार्शल आत्मा अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर रही है। कई शिष्य आश्चर्य से चिल्लाए। विभिन्न चोटियों के बुजुर्ग भी गीतांश की रेन मार्शल स्पिरिट को घूर रहे थे। उन्होंने केवल रेन मार्शल स्पिरिट के बारे में सुना था, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा था। अब गीतांश की मार्शल स्पिरिट के चमत्कारों को देखने का समय आ गया था। ब्लेड लाइट! बबलू बैनर्जी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। सन! बबलू बैनर्जी के डांटियन में लगी प्रकाश आकाश में उड़ गया। घनी सेबर लाइट बाहर निकली। यह गीतांश की तलवार क्यू से टकरा गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! हथियारों के आपस में टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। बबलू बैनर्जी की रसोई के चाकू मार्शल आत्मा इतनी चाकू लाइट को संघनित कर सकती है? बुजुर्ग हैरान थे। इस तरह के ट्रैशी मार्शल आत्मा को इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। वे सभी हैरान थे। बबलू बैनर्जी की आश्चर्यजनक युद्ध क्षमता को देखकर एल्डर हिमांश बहुत उत्साहित थे। तूफान! गीतांश जोर से चिल्लाया। हुश हुश हुश! हवा चलने लगी। तेज हवा के साथ एक पल में अरीना से ढका हुआ क्षेत्र मूसलाधार बारिश से ढक गया। गीतांश ने अपनी रेन मार्शल स्पिरिट को चरम पर पहुंचा दिया। बारिश घनी हो गई। एक धरती को झकझोर देने वाला हमले ने आकाश और पृथ्वी को घेर लिया। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। ब्लेड नेट! बबलू बैनर्जी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका शरीर चाकू के घने जाल से घिरा हुआ था। चाकू का वह जाल सेबर लाइट से पूरी तरह से संघनित था।
चढ़े। बबलू बनर्जी हवा में उड़ गए। मून स्टेप्स। उसने खुद को बचाने के लिए चाकू के जाल का उपयोग किया और तेजी से गीतांश की ओर दौड़ पड़ा। बहुत जल्द ही वह गीतांश के सामने आ गया। हर कोई घबराकर लड़ाई देख रहा था। बबलू बनर्जी उतने रद्दी नहीं लग रहे थे जितना हर कोई सोच रहा था। बबलू बनर्जी की किचन नाइफ मार्शल सोल भी काफी अजीब थी। यह एक सामान्य किचन नाइफ मार्शल सोल नहीं लग रही थी। बबलू बनर्जी को अपनी ओर दौड़ता हुआ देखकर गीतांश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। मेरी 360 तलवारें खाओ। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, गीतांश के सामने बारिश का घना पानी वास्तव में एक विशाल तलवार में संघनित हो गया। कुल 365 तलवारें थीं। विशाल तलवारों में से हर एक ने एक भयानक शक्ति का उत्सर्जन किया। उन तलवारों की शक्ति को महसूस करते हुए कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। 365 तलवारें सीधे बबलू बनर्जी की ओर दौड़ पड़ी। मेरी रेन मार्शल आत्मा अधिकतम 10,000 तलवारों को संघनित कर सकती है, लेकिन अभी मेरी साधना पर्याप्त नहीं है। मैं केवल 365 तलवारें ही संघनित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे खिलाफ यह काफी है। गीतांश की ठंडी आवाज अचानक गूंज उठी। हेवन रिपेयरिंग पीक का वो आदमी खत्म हो गया है। कई शिष्यों ने 365 तलवारों को शौक में देखा। 365 तलवारें बबलू बनर्जी के शरीर पर लगने वाली थीं। बबलू बनर्जी जो हवा में थे, उनके पास चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसी पल श्वा बबलू बनर्जी की मौत की खबर चुपचाप फैल गई। 365 तलवारें हवा में फट गईं। अगले ही क्षण बबलू बनर्जी चुपचाप गीतांश के सामने आ गए। नहीं, यह असंभव है। वह कैसे गायब हो सकता है? गीतांश अविश्वास से दहाड़ने लगा। उसे अचानक हवा में कुछ टूटने की आवाज महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि बबलू बनर्जी की मुट्ठी उसकी ओर दौड़ रही है। बैंग! वो शक्तिशाली मुट्ठी गीतांश के चेहरे पर पड़ी। वाह! गीतांश ने कौर खून उगल दिया। वो खून उसके दांतों में मिला हुआ था। झनझनाना। चौंकाने वाली निगाहें तनाका दाऊ पर पड़ीं, जो रिंग में थोड़ा हाँफ रही थीं। गीतांश हार गया। उन्हें बबलू बनर्जी ने हराया था, और वो इस तरह के अपमानजनक तरीके से हार गया। बहुत से लोग अभी भी विश्वास नहीं कर सकते थे कि ये वास्तविक था। सामान्य शिष्यों के सदमे के समान सुप्रीम पीक के बुजुर्ग, दाओ पीक का सिर काटते हुए और अन्य चोटियां सभी खड़े हो गए। बबलू बनर्जी के दांतियन को घूरते हुए उनकी आंखें खुली हुई थीं। बबलू बनर्जी के दांतियन में रोशनी तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे देखा। प्रकाश की 2 किरणें। इसका क्या मतलब था? ट्विन मार्शल स्पिरिट्स। आपके पास वास्तव में प्रसिद्ध ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हैं। सुप्रीम पीक एल्डर आशीष ने कांपती आवाज में कहा। ट्विन मार्शल स्पिरिट्स। सभी शिष्य चौंक गए। उन्होंने स्वाभाविक रूप से ट्विन मार्शल स्पिरिट्स के बारे में सुना था। सामान्य परिस्थितियों में काश्तकारों के पास केवल एक मार्शल स्पिरिट होती थी। यहां तक कि रुद्रसेन, जिन्होंने 2 बार अपनी मार्शल स्पिरिट विकसित की थी, के पास केवल एक मार्शल स्पिरिट थी, जो कि डिवोरिंग मार्शल स्पिरिट थी। उनकी मार्शल स्पिरिट के विकास के कारण रुद्रसेन के पास 5 भस्म करने वाली मार्शल स्पिरिट्स थीं। लेकिन एक तरह का व्यक्ति था जिसके पास एक भी मार्शल स्पिरिट नहीं थी। उनके पास 2 मार्शल स्पिरिट्स थे। ये प्रसिद्ध ट्विन मार्शल स्पिरिट्स था। ट्विन मार्शल स्पिरिट्स अत्यंत दुर्लभ थे। यहां तक कि सर्वालोक महाद्वीप के 3000 प्रांतों में भी ट्विन मार्शल सोल ढूंढना मुश्किल था। लेकिन जिनके पास ट्विन मार्शल स्पिरिट्स थे, वे निश्चित रूप से जीनियस के बीच जीनियस थे। सुष्मिता और अन्य लोग भी बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन बबलू बनर्जी की ट्विन मार्शल स्पिरिट्स के सामने वे बस अतुलनीय थे। उसके पास वास्तव में ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हैं। एल्डर हिमांश की अभिव्यक्ति जंगली खुशी में से एक थी। रुद्रसेन पहले ही उसके लिए बहुत सारे सरप्राइज लेकर आए थे। एल्डर हिमांश को उम्मीद नहीं थी कि रुद्रसेन के अलावा बबलू बनर्जी भी उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज देंगे। ये सही है, मेरे पास दूसरी मार्शल स्पिरिट है, जो अदृश्यता मार्शल स्पिरिट है, बबलू बनर्जी ने कहा। हिस! सभी ने ठंडी हवा का एक झोंका चूसा। अदृश्यता मार्शल स्पिरिट, ये वास्तव में डार्क मार्शल स्पिरिट थी। सभी प्रकार की मार्शल स्पिरिट्स में डार्क मार्शल स्पिरिट सबसे डरावनी थी। हफ हफ हफ। सुप्रीम पीक, कटिंग पाथ पीक और अन्य चोटियों के बुजुर्ग तेजी से सांस ले रहे थे। वे जानते थे कि ट्विन मार्शल स्पिरिट्स का क्या मतलब है। मैंने उस समय बबलू बनर्जी को क्यों नहीं चुना? ये बुजुर्ग इतने उदास थे कि उन्हें खून की उल्टी होने वाली थी। रुद्रसेन, तनाका दाओ, इन नए लोगों में वे 2 सबसे भयानक लोग थे। वे वास्तव में उन सभी को याद कर रहे थे। ये सोचकर पहाड़ के सभी बुजुर्गों को दीवार ढूंढकर खुद को मारने की इच्छा हुई। बबलू बनर्जी रिंग से नीचे कूद गए। रुद्रसेन ने देखा कि बबलू बनर्जी के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चुपचाप बबलू बनर्जी का समर्थन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्या चल रहा है? रुद्रसेन ने फुसफुसाया। प्रारंभ में मेरे पास केवल अदृश्यता स्पिरिट की पहली परत थी, और वो तब था जब मैंने हमला नहीं किया। लेकिन कुछ देर पहले गीतांश के हमलों से बचने के लिए मुझे गीतांश के 365 तलवारों के हमलों से बचने के लिए अदृश्यता स्पिरिट की दूसरी परत का उपयोग करना पड़ा। मेरे लिए ये बेहद थकाने वाला था। बबलू बनर्जी ने पीले चेहरे के साथ कहा। आराम करो।
रुद्रसेन ने कहा। बबलू बनर्जी ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बड़े हिमांश को भी लग रहा था कि बबलू बनर्जी के शरीर में कुछ गड़बड़ है। वे मदद करने से नहीं रोक सके और चिंतित हो गए। रुद्रसेन द्वारा स्थिति समझाने के बाद एल्डर हिमांश शांत हो गए। बड़े बुजुर्ग ऋषिदेव ने कहा कि टॉप 6 का फैसला कर लिया गया है। ये त्यान मेंदिंग पीक के शिष्य रुद्रसेन और बबलू बनर्जी, सुप्रीम पीक के शिष्या सुष्मिता, डिवाइन स्वॉर्ड पीक के शिष्य वाजिर, कटिंग पाथ पीक के शिष्य यतेंद्र और एक्सट्रीम यांग पीक के शिष्य व्यापक हैं। बबलू बनर्जी जल्दी ही ठीक हो गए। 1 घंटे के बाद एल्डर हिमांश ने बबलू बनर्जी की ओर देखा और पूछा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बबलू बनर्जी ने आह भरी और कहा, मुझे डर है, ये होगा मुश्किल। सर्वेश, टाइटेनियम, लड़ाई में भाग लेना। आप पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हैं, बोझ महसूस न करें, एल्डर हिमांश ने कहा। बबलू बनर्जी ने सिर हिलाया। एल्डर हिमांश ने कहा कि बबलू बनर्जी लड़ाई के दौरान घायल हो गए हैं, इसलिए उन्हें अंतिम लड़ाई से पीछे हटना पड़ेगा। हुआ। तुरंत ही भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़ी। यदि बबलू बनर्जी अंतिम लड़ाई से हट जाते हैं तो टॉप 6 शिष्यों में से एक के पास मौका होगा। एल्डर ऋषिदेव ने कहा, बबलू बनर्जी पीछे हट गए हैं, इसलिए 12 चोटियां अब अंतिम लड़ाई में भाग लेने के लिए नए शिष्यों को भेजेंगी। अंतिम विजेता टॉप 6 में प्रवेश करेगा और अंतिम लड़ाई में भाग लेगा। तियान मेंदिंग पीक ने कोई शिष्य नहीं भेजा, क्योंकि रुद्रसेन और बबलू बनर्जी के अलावा कोई और जीत नहीं सकता था। याओ पीक और लिंग जैन पीक ने भी किसी को नहीं भेजा। इस तरह केवल 9 चोटियों के शिष्य अंतिम स्थान की लड़ाई में भाग लेंगे। इस बार लड़ाई को नियंत्रित किया गया और एक व्यक्ति पहले दौर में बहुत कुछ खींचेगा। टॉप 5 को चुने जाने के बाद दूसरे दौर में बहुत से लोग आएंगे और 3 लोगों का चयन किया जाएगा। अंतिम 2 शिष्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और विजेता दूसरे के खिलाफ लड़ेगा। एक गहन वार्ता के बाद 4 चरम चोटियों के शिष्य वरुण ने अंतिम विजय प्राप्त की। यद्यपि वरुण केवल 16 वर्ष के थे, लेकिन उनकी थंडरबोल्ट मार्शल स्पिरिट अत्यंत डरावनी थी। 12 से 6 राउंड के दौरान वे केवल सुष्मिता से ही हारे थे। इस प्रकार टॉप 6 का फैसला हो गया। तियान मेंदिंग पीक के शिष्य रुद्रसेन, जीक्सहुन पीक की शिष्या सुष्मिता, दाओ पीक के शिष्य वाजिर, यांग पीक के शिष्य व्यापक, 4 एक्सट्रीम पीक के शिष्य वरुण, डिवाइन स्वॉर्ड पीक के शिष्य वाजिर। अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। टॉप 6 शिष्य मंच पर आए। महान बुजुर्ग ऋषिदेव गहरी आवाज में चिल्लाए, झपट्टा। टॉप 6 सभी अखेड़े की ओर उड़े। अतीत में पहले टॉप 3 का फैसला किया जाता था, फिर एक व्यक्ति लॉट निकालता था, जबकि बाकी 2 एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। विजेता हारने वाले के खिलाफ लड़ेगा। इस साल की प्रतियोगिता से पहले पैट्रियार्क ने हम एल्डर्स को टॉप 6 के नियमों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया। पास्ट में टॉप 6 एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन इस साल पैट्रियार्क ने नियम बदल दिए।